हाँ जी। बच्चे आज अपनी फिर से नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। एसएफएम अमेंडमेंट एंड रिवीजन सीरीज जो अपना चल रहा है। जो जो नई बातें हैं वो भी डिस्कस करते रहते हैं, प्लस रिवीजन भी हो जाती है। और इंस्टीट्यूट ने जो लेटेस्ट पेपर्स के अंदर कॉन्सेप्ट पूछे हैं वो भी डिस्कस हो जाते हैं। चलिए जी। अभी हम फॉरेन एक्सचेंज पे ही हैं। इस क्लास में भी हम फॉरेन एक्सचेंज पे ही चर्चा जारी रखेंगे। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये नया नहीं है, ये ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। और क्लासेस में ये डिस्कस किया गया था इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम से, जिसको आजकल इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। आप चाहे इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोल दीजिए या इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसके कराने हैं। रिसेंटली जैन 21 एसएफएम के ओल्ड कोर्स के एग्जाम में इस पे एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछ लिया था। नो डाउट उसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट भी था। सर ओल्ड कोर्स वाले भी न्यू कोर्स के लिए रेलेवेंट है। बच्चे चैप्टर तो सेम ही है। अगर वो क्वेश्चन ओल्ड कोर्स में आ सकता है तो सेम क्वेश्चन आपके न्यू कोर्स में भी आ सकता है। चैप्टर तो सेम ही है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले ओल्ड कोर्स में आया था या न्यू कोर्स में आया था। जहां भी आया था इंस्टीट्यूट के डेटाबेस में वो सवाल है तो वो सवाल आपको आ सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी बात को डिस्कस किया गया था। तो सीधा पेपर के क्वेश्चंस पे हम नहीं टूट पड़ते, आपको पता है। पहले अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चंस करते हैं, बट उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं, अपना एक रूटीन क्लासेस का, रेगुलर क्लासेस का वीडियो इसके साथ अटैच कर रहा हूं। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए वो वीडियो देख के। फिर मैं जो रीसेंट क्वेश्चंस, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें करवाने हैं, क्लास में भी करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिस्कस नहीं किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ है, क्वेश्चंस भी करे हुए हैं। बट मुझे लगता है कि उसमें कुछ एडिशन क्वेश्चंस कराने की जरूरत है, बिकॉज रिसेंट एग्जाम्स में एक इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग और एक ये इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है, और तीसरा इंटरनेशनल बोरोविंग्स। ये तीन टॉपिक्स के ऊपर रिसेंट एग्जाम्स में काफी फोकस किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी जाए। मैं इसके बाद वीडियो अटैच कर रहा हूं अपनी रेगुलर क्लासेस का। आप इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को रिवाइज कर लीजिए। फिर हम उसके बाद इसके बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बचे हुए मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे कराने हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए हेडिंग बनाइए। इसके अंदर हम थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या मैंने लास्ट क्लास में भी इस टॉपिक के बारे में चर्चा करी थी, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने बुक से क्वेश्चन कराया भी था, पर मैंने कहा था उसमें वो सीधे कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में मैंने क्या सम कराया था लास्ट क्लास में, याद करो कि एक एफआईआई है, उसके पास सरप्लस कैश है, वो सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उसके पास तीन ऑप्शन है कि वो कनाडा में इन्वेस्ट करे, यूएस में इन्वेस्ट करे कि यूके में इन्वेस्ट करे। तो सवाल आपसे पूछता था, एफआईआई मान लो कहां बैठा है, एफआईआई बैठा है मान लो जापान में। उसके पास येन होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इसका क्वेश्चन कर लिया था कि जहां पे रिसीवेबल ज्यादा आएंगे वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में एक ही बात का ध्यान रखना है कि एफआईआई जहां बैठा है उसकी करेंसी में आंसर करना है, कि अगर वो जापान में बैठा है तो आपका आंसर येन में आना चाहिए, अगर वो यूके में बैठा है तो आपका आंसर पाउंड में आना चाहिए, एंड सो ऑन। ये चर्चा हमने करी थी।
हालांकि उसने क्वेश्चन जानबूझ के कल खतरनाक दिया था कि FII यूके में बैठा है और उसके पास डॉलर्स थे। सो वो अलग मुद्दा है, सवाल कैसे बनाएगा उसको। पर ये बड़े इजी क्वेश्चंस थे कि आपको इनिशियल रेट पे कन्वर्ट करना है। मान लो आपके पास येन है, आपको कनेडियन डॉलर में इन्वेस्ट करना है, तो पहले येन बेच के कनेडियन डॉलर खरीदेंगे, कनेडियन डॉलर इन्वेस्ट करके ब्याज कमाएंगे और लास्ट में कनेडियन डॉलर बेच के येन वापस से बाय करेंगे। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, टॉपिक वही है, बट सवाल आपसे रिटर्न पूछेगा कि बताओ मेरा कितने % रिटर्न है। तो ये हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बाद में लिखवाता हूं। तो मान लो एक FII है, US में बैठा है, FII है US में बैठा है, या चलो FII क्यों, इंडियन इन्वेस्टर की बात करते हैं। मान लो एक इंडियन इन्वेस्टर है और वो US में इन्वेस्ट करना चाहता है। इंडियन इन्वेस्टर है, US में इन्वेस्ट करना चाहता है, एप्पल का शेयर खरीदना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, एप्पल का शेयर खरीदना चाहता है और मान लो एक शेयर का भाव चल रहा है $110, सॉरी $110, एक शेयर का भाव चल रहा है $110, ठीक है। और आज $1 का रेट चल रहा है $50, $1 का रेट चल रहा है $50। सो आज वो पैसा जाके इन्वेस्ट कर देगा, इसको 55 कर लेते हैं, $1 का रेट चल रहा है 55 रुपीज। सो आज वो जाके एप्पल के शेयर में इन्वेस्ट कर देगा। कितने डॉलर लगेंगे उसके? $2। चलो छोड़ो वो कितने डॉलर लगेंगे, रहने दो, इसको 50 कर लेते हैं। सो मान लो आज एप्पल का शेयर का रेट चल रहा है $110 और आपका $1 $50 का है, तो बताओ उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंडियन इन्वेस्टर है ध्यान रखना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? $110 खरीदने हैं, $50 का $1 है, तो आई थिंक 5500 रुपीज आएंगे। 110 इंटू 50, उसका 5500 की क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। मतलब अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग या इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मान लो उसने 1 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया, 1 साल बाद एप्पल के एक शेयर का भाव हो गया मान लो $150, $150। एप्पल के एक शेयर का भाव हो गया $150 और यहां पे आते आते $1 का रेट हो गया ₹60। एप्पल के एक शेयर का रेट हो गया $150 और $1 का रेट हो गया ₹60। सवाल आपसे पूछेगा कि इन्वेस्टर का रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाइए कि इन्वेस्टर ने इस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न कमाया। बच्चे ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब मैंने आपको इंटरनेशनल बोरिंग के सम कराए थे वहां भी इस चीज की चर्चा हमने कर दी थी। तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, जब भी आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने 2 जगह इन्वेस्टमेंट किया है। पहला आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरा आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया है। जब भी आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने 2 जगह इन्वेस्ट किया होता है, एक आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है, एक आपने डॉलर में इन्वेस्ट किया है। पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या शेयर से रिटर्न पॉजिटिव आया? बिल्कुल पॉजिटिव आया। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि शेयर का रिटर्न कितना? शेयर रिटर्न इन फॉरेन करेंसी। सो जो शेयर में आपने पैसा लगाया था वो शेयर ने आपको क्या कमा के दिया? तो ये तो सिंपल होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है कि $40 कमाए, $110 लगा के 1 साल में, तो इंटू 100, 40 डिवाइड बाई 110। सो शेयर ने आपको 36.36% कमा के दिया। शेयर ने आपको 36.36% कमा के दिया। बट आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करी थी, $1 में $50 का रेट था और डॉलर का रेट भी बढ़ गया। माय गॉड, मजा आ गया, 2 तरफ से आपको फायदा हो गया। एक तो आपने शेयर में डॉलर लगाए थे, वो शेयर का भाव बढ़ गया, दूसरा आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करी थी और डॉलर का भाव भी बढ़ गया, आपको डबल फायदा हुआ। इसको हम बोलते हैं कि फॉरेन करेंसी एट प्रीमियम, कि फॉरेन करेंसी इज एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम है? 60 - 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। सो डॉलर का भाव कितना बढ़ गया?
20% डॉलर का भाव बढ़ गया। सो आपको डबल फायदा हुआ। एक तो शेयर का भाव बढ़ गया, दूसरा डॉलर का भाव बढ़ गया। तो अगर मैं पूछूं कि इस इन्वेस्टर का रिटर्न कितना, तो बच्चे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 1.3636 इंटू 1.20 माइनस 1 इंटू 100। ये हमने बोरिंग वाले में भी बताया था आपको, है ना। तो 1.3636 इंटू 1.3636 इंटू 1.2 माइनस 1 इंटू 100, 63.63% आपका रिटर्न आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और यही इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसी तरह से हमने इंटरनेशनल बोरोइंग वाले सम्स में भी किया था। ये आपका इफेक्टिव रिटर्न है, ये आपका इफेक्टिव रिटर्न है। तो रिटर्न आपको दो जगह से आया है। पहला, फॉरेन करेंसी में शेयर में पैसा, शेयर में डॉलर लगाए, शेयर का भाव बढ़ गया, वहां से रिटर्न आया। प्लस डॉलर में इन्वेस्टमेंट करी और डॉलर का भी भाव बढ़ गया, वहां से रिटर्न आया। दोनों को प्लस नहीं करते, हमेशा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, क्योंकि बेस इफेक्ट लेना होता है। सो दिस इंटू दिस माइनस 1 इंटू 100, 63.63%। इस तरह के क्वेश्चंस अब आपके पास आएंगे। एक और भी तरीका है, ये तो हमने किया परसेंटेज टर्म्स में, और हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में भी आंसर कर सकते हैं। हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में भी आंसर कर सकते हैं। जैसे पहले बताओ, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट था $110, ₹50 डॉलर का रेट था, तो 5500 रुपीज आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। क्लियर है? बताओ, फॉरेन करेंसी से रिटर्न कितना आया? फॉरेन करेंसी से रिटर्न कितना आया? वो तो वही है 36.36%। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। फॉरेन करेंसी से रिटर्न कितना आया? 30। यार इस सवाल में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लोजिंग भाव दिया हुआ है। अब क्लोजिंग में आपने $150 बेचोगे 60 के रेट पे, तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी आपकी? क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट आपके पास $150 थे, आपने मान लो एक ही शेयर खरीदा और 60 के रेट पे आपने बेचे, तो आपको 9000 रुपये आया। तो बताओ आपका रिटर्न रूपी टर्म्स में भी निकाल देते हैं। 9000 माइनस 5500 डिवाइड बाय 5500 इंटू 100, तो सेम आएगा 63.64%। यहां भी 64 ही है, 63.64%। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। समझ गए ना? ये मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स में किया, ये मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स में किया। सर आपने तो रिटर्न परसेंटेज में निकाल दिया। ये आपका एब्सोल्यूट गेन आ गया। परसेंटेज में मैंने टैली कराने के लिए किया था, ये आपका एब्सोल्यूट गेन आ गया कितना? 3500। सो एनीवे यू कैन डू, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बेटर तरीका यही होता है कि आप परसेंटेज टर्म्स में करें और परसेंटेज टर्म्स में ही उसको आप आंसर निकाल के दें। क्लियर है? बट अगर सवाल में ये स्पॉट रेट वगैरह दिए हों, ये स्पॉट रेट वगैरह दिए हों, तो कई बार हमें इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में भी करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन में जाके बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस को एब्सोल्यूट टर्म्स में करने की जरूरत है। अदरवाइज आप इसको परसेंटेज टर्म्स में ही करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि आप 3 स्टेप का काम है। फॉरेन करेंसी का रिटर्न निकाल लो शेयर का, फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे के डिस्काउंट पे ये निकाल लो, और इफेक्टिव रिटर्न निकाल लो मल्टीप्लाई करके। अब इसमें 4 केस बनते हैं। डॉलर एप्रिशिएटेड बाय 10%, डॉलर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, रूपी एप्रिशिएटेड बाय 10%, रूपी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। और आपको पता है इंस्टीट्यूट इनमें ज्यादा फर्क करता नहीं है, तो पहले मैं फर्क करके समझाता हूं, फिर बाद में पता ही है इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो भी बता दूंगा। आप इसको एज अ एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को लिखवा देता हूं। तो एज अ एग्जाम्पल आप इसको नोट कर लीजिए, एज इट इज नोट कर लीजिए, लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। दोनों आंसर लिख लीजिएगा। क्लियर है? पॉज करिए, ऊपर करेंगे।
चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए जी, सो पहले मैं इसको लिखवा दूं, फिर एक एग्जांपल और कराता हूं जो मैं 4 केस बोल रहा था, क्योंकि मैंने आपको याद होगा इंटरनेशनल बोरिंग्स के केस में भी आपको 4 केस इसके बना के दिखाए थे। सो यहां भी हम आपको इसके 4 केस बना के दिखाएंगे। लिख लीजिए पहले इसको, लिखिए। तो हेडिंग बनाया आपने इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हेनेवर investment is made in local currency, then there is only one risk, that is investment risk. But when investment is made in foreign currency, but when investment is made in foreign currency, then there are two types of risks. Then there are two types of risks. Subpoint A, investment risk. Subpoint B, currency risk. Subpoint A, investment risk. Subpoint B, currency risk. Following steps are applied. Following steps are applied for calculation of return in case investment is made in foreign currency. In case investment is made in foreign currency. स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है? पहले आप फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, अब ना फॉरेन करेंसी का रिटर्न निकाल लीजिए। अब रिटर्न दो होंगे, या तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न या सीएपीएम रिटर्न। सीएपीएम रिटर्न याद है ना, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ये जो रिटर्न निकाला है फॉरेन करेंसी में, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला है। अब क्वेश्चन के डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है या सीएपीएम रिटर्न निकालना है। सो दैट विल बी एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। सो स्टेप 1, कैलकुलेट रिटर्न इन foreign currency investments. Calculate return in foreign currency investments. Such return can be calculated either in the form of holding period return और सीएपीएम रिटर्न। हालांकि सीएपीएम रिक्वायर्ड रिटर्न होता है, पर ये लोग चला देते हैं, ठीक है ना। स्टेप 2, अब चेक करिए कि फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन हुआ है या डेप्रिसिएशन हुआ है, या फॉरेन करेंसी प्रीमियम और डिस्काउंट। कैलकुलेट फॉरेन करेंसी प्रीमियम और डिस्काउंट। और स्टेप 3, रिटर्न इन होम करेंसी इज इक्वल टू रिटर्न इन होम करेंसी इज इक्वल टू 1 प्लस
रिटर्न इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू 1 प्लस माइनस फॉरेन करेंसी प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट, डिस्काउंट भी तो हो सकता है ना, -1 इंटू 100 करना है, ठीक है ना। लो जी, सो ये काम आपको करना है। सो रिसेंट एग्जाम्स में अब इसके आने की संभावना आगे बहुत ज्यादा हो गई है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस अब काफी आने लग गए हैं। अर्लियर ये कभी कभार एक आधा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाया करता था, पर अब इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना काफी ज्यादा है। सर अभी तक आए हैं? हाँ, एक आया है रिसेंटली, बाद में कराऊंगा, ठीक है ना, लास्ट में जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें कराऊंगा। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम रसीदा रिटर्न निकालते थे ना, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, वहां लोकल इन्वेस्टमेंट का होता था, और इसका नाम इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्यों है? बस यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिस्क भी तो करेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे। सो हेडिंग बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, कैलकुलेशन ऑफ risk of portfolio in case of international investment, calculation of risk of portfolio in case of international investment। so, याद है पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते थे? तो मार्कोविट्स का फॉर्मूला था वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट इंटू कोवेरियंस, है ना। W1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 R12, मार्कोविट्स का फॉर्मूला है ना। सेम ऑलमोस्ट फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर P इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा I स्क्वायर प्लस सिग्मा फॉरेन करेंसी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा आई सिग्मा फॉरेन करेंसी इंटू आर बिटवीन आई एंड फॉरेन करेंसी, लिख लीजिए जी। सो दिस इज मार्कोविट्स फॉर्मूला एज डिस्कस्ड इन पोर्टफोलियो, लिख सकते हो, लिखना है तो, अगर नहीं याद है तो जब रिवाइज करोगे याद आ जाएगा। मार्कोविट्स फॉर्मूला as discussed in portfolio management, this is Markowitz formula as discussed in कहा? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मार्कोविट्स का ये फॉर्मूला था। पर सर मार्कोविट्स के फॉर्मूले में तो वेट्स भी होते थे, मैं समझाता हूं। जब हम फॉरेन करेंसी एप्पल के शेयर में मान लो पैसा लगा रहे हैं, मेरे एग्जांपल में, तो मैंने कहा था हम 2 जगह पैसा लगा रहे हैं। एक तो हम एप्पल के शेयर में पैसा लगा रहे हैं और दूसरा हम डॉलर में पैसा लगा रहे हैं। 2 जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक आप एप्पल के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरा आप डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोनों को मिला के आपका बनता है पोर्टफोलियो। सो यहां पोर्टफोलियो कोई नंबर ऑफ शेयर्स का नहीं है। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम करते थे वहां हमारे पास एक से ज्यादा शेयर्स होते थे कि मैंने 2 शेयर में पैसा लगाया, 3 शेयर में पैसा लगाया, व्हाट इज द रिस्क ऑफ माय पोर्टफोलियो, है ना। यहां ऐसा नहीं है, यहां शेयर तो एक ही है, दूसरी इन्वेस्टमेंट है आपकी फॉरेन करेंसी में। सो दोनों को मिला के बनता है आपका पोर्टफोलियो। तो अब देखो, एप्पल के शेयर में पूरे डॉलर लगा दिए तो 100% वेट इसमें डाला, और डॉलर में भी पूरा इन्वेस्टमेंट किया तो 100% वेट इसमें डाला। तो यहां भी वेट 1 स्क्वायर है और यहां भी वेट 1 स्क्वायर है, क्योंकि 100% इज 1, सिग्मा 1 स्क्वायर W1 स्क्वायर होता है ना। अब बच्चे ऐसा थोड़ा ना है कि मैंने 80% एप्पल के शेयर में डाला और 20% डॉलर में डाला, ऐसा तो नहीं है। मैंने जितने भी डॉलर हैं सारे एप्पल के शेयर में डाले और सारे डॉलर में ही डाले। सो दोनों में 100% वेट होता है। सो 100% वेट इज 1 स्क्वायर इज 1, इसलिए आपको यहां वेट नजर नहीं आते। तो सिग्मा आई स्क्वायर एप्पल के स्क्वायर का वेरिएंस, फॉरेन करेंसी का वेरिएंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा आई सिग्मा एफ सी इंटू कोरिलेशन। व्हाट इज RIFC? RIFC मीन्स
कोरिलेशन बिटवीन शेयर एंड फॉरेन करेंसी। तो ये सब दिया रहेगा, आपसे कोरिलेशन नहीं निकलवाएगा वो। सो कोरिलेशन बिटवीन शेयर एंड फॉरेन करेंसी, ये लॉजिक है इस फॉर्मूले का कि किस तरह से मार्कोविट्स के फॉर्मूले को ट्वीक करके इस फॉर्मूले को बना दिया गया। तो लिख लीजिए, वेयर सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, सिग्मा एफ सी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ फॉरेन करेंसी, वेरिएंस ऑफ फॉरेन करेंसी, आर आई एफ सी इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सिक्योरिटी एंड फॉरेन करेंसी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सिक्योरिटी एंड फॉरेन करेंसी। क्लियर है? लिख लीजिए। तो ये पहली बार हमने किया है कि फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स के केस में पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलेगा, और ये अभी तक नहीं आया है पेपर में। आगे आ सकता है, बट फिलहाल ये आपके पेपर में नहीं आया है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के केस में पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लिख लीजिए। बस जी, इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब आराम से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके जी, आइए जी। सो क्वेश्चन नंबर 212 पे आ जाइए। ये एक लौता क्वेश्चन जो सीधा एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 212 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 212 पे आ जाइए प्लीज, पढ़िए जी। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 212। सो बहुत ही छोटा सा सम है, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़िए जी। द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड जस्ट बिफोर अ ईयर ऑफ मैच्योरिटी इज $5,000। तो उसने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। इट्स रिडम्पशन वैल्यू इज $5,250। At the end of the period, interest is $350 per annum. So बॉन्ड से बच्चे दो तरह का रिटर्न मिलता है, एक इंटरेस्ट और दूसरा अगर बॉन्ड प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम भी मिलेगा। डॉलर एप्रिशिएट्स। अच्छा रुको, ये सवाल कराने से पहले ना मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। लिखिए एक एग्जांपल। रिटर्न इन फॉरेन करेंसी इन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न इन एप्पल शेयर। चलो सीधा लिख देते हैं। अब आपको एप्पल के शेयर का रिटर्न इन एप्पल शेयर मान लो 10%। कैलकुलेट रिटर्न इन रुपीज इफ सब पॉइंट ए dollar appreciates by 5%, dollar depreciates by 5%, rupee appreciates by 5%, और रूपी डेप्रीशिएट्स बाय 5%। ये सिमिलर मैंने आपको इंटरनेशनल बोरिंग के केस में भी कराया था, सो यहां भी करा रहे हैं। सो ये सीधा ही आ सकता है पेपर में, ठीक है ना। सॉल्यूशन सब पॉइंट ए। आइए जी, तो फॉरेन करेंसी का रिटर्न दिया हुआ है 10%। आपको ये क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा या तो एचपीआर की फॉर्म में या सीएपीएम रिटर्न की फॉर्म में। सो डॉलर का शेयर का रिटर्न दिया हुआ 10%। अब एप्पल का शेयर है तो आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करी होगी,
वो कह रहा है रिटर्न रुपीज में बताइए। पहला, डॉलर 5% से एप्रिशिएट हो गया। सो मान लो आपका स्पॉट रेट था $1 इज इक्वल टू ₹75। सो डॉलर बेस करेंसी है, इसमें बेस भी नहीं देखने की जरूरत है। आपकी डॉलर इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी डॉलर इन्वेस्टमेंट है और डॉलर ही एप्रिशिएट हो गया। आपकी डॉलर में, आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करी थी ना एप्पल का शेयर खरीद के, और डॉलर ही एप्रिशिएट हो गया, तो आपको डबल डबल फायदा हो गया। तो आपका आंसर कितना होगा? 1.10 इंटू 1.05 माइनस 1 इंटू 100, जैसे मैंने ऊपर सवाल कराया था। तो ये 15 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 15.5%। 10 प्लस 5 15 होता है, पर ये 15 से थोड़ा सा ज्यादा आता है बेस इफेक्ट के कारण। बी, डॉलर डेप्रिशिएट हो गया। आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करी, 10% डॉलर टर्म्स में कमाया, पर डॉलर डेप्रिशिएट हो गया। सो अगर डॉलर ही डेप्रिशिएट हो गया तो आपको थोड़ा सा नुकसान लग गया। ठीक है, सो आपका रिटर्न आएगा 1.10 इंटू 1 माइनस 0.05 माइनस 1 इंटू 100। अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो गया 5% से, सो आपको थोड़ा सा नुकसान तो अब झेलना पड़ेगा। नो डाउट कि आपको फायदा हुआ है 10% का शेयर की टर्म्स में, पर डॉलर ने आपको 5% का लॉस दे दिया। 1.10 इंटू 0.95 माइनस 1 इंटू 100, तो 10 माइनस 5, ये 5 आना चाहिए, पर 5 से थोड़ा सा कम आएगा, दैट इज 4.5%। 1.10 इंटू 0.95 माइनस 1 इंटू 100, 4.5%। सो थोड़ा सा कम आएगा, दैट इज 4.5%। सी, रूपी एप्रिशिएट्स बाय 5%। अब आपको पता है ये उल्टा होता है, डॉलर एप्रिशिएट, डॉलर डेप्रिशिएट बाय 5% या रूपी एप्रिशिएट बाय 5%, कॉन्सेप्चुअली क्या ये सेम होता है? नहीं। अगर डॉलर 5% से डेप्रिशिएट करेगा तो रूपी 5 से एप्रिशिएट नहीं करेगा। हमने फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में समझा हुआ है, और ये भी बताया था कि आप अगर उल्टी करेंसी के बारे में बोला जाए तो डिवाइड करके आंसर आता है। तो रूपी अगर एप्रिशिएट हो गया 5%, तो डॉलर डेप्रिशिएट हो गया, तो आपको नुकसान हो गया। तो आपका आंसर कैसे आएगा? 1.10 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 1, क्योंकि आपको नुकसान हुआ है। रूपी एप्रिशिएट हुआ है, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, तो डिवाइड से आंसर आएगा। ये तो हमने पहले सीखा हुआ है, फॉरेन करेंसी बोरिंग्स में भी मैंने आपको बताया था, डिवाइड करके आंसर आएगा। 1.10 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 1 इंटू 100, सो ये आएगा आपका 4.76%। और आपको ये भी बताया था कि आईसीएआई इन दोनों केसेस को सेम ही मानता है। याद है? ये बहुत समस्या है, ये बहुत समस्या है कि आईसीआई के जहां भी क्वेश्चंस हमने करे तो इंस्टीट्यूट की नजर में डॉलर 5% बढ़ना इज इक्वल टू रूपी 5% गिरना। पर मैंने क्वेश्चंस में तो ये फॉलो कराया था, पर बच्चे कॉन्सेप्ट वाइज ये फॉलो नहीं कराऊंगा। कॉन्सेप्ट तो मैं सही लिखवाऊंगा, बाद में क्वेश्चंस में फॉलो कर लेंगे जब इंस्टीट्यूट के सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमने शायद फॉरेन करेंसी बोरिंग्स में भी ठीक ही किया था, ऐसे ही कराया था आपको। और चौथा, अगर रूपी डेप्रिशिएट करे 5% से, रूपी डेप्रिशिएट मतलब डॉलर एप्रिशिएट, तो आपको फायदा होगा, पर डिवाइड करके फायदा लेना है। 0.95 माइनस 1 इंटू 100, 1.10 डिवाइडेड बाय 0.95 माइनस 1 इंटू 100, और आपका रिटर्न आएगा 15.79%। ये कॉन्सेप्चुअल चर्चा हो गई कि बाई चांस अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप ऐसे करेंगे, अगर नॉर्मल सवाल आएगा तो वही आईसीआई वाला अप्रोच ही लगेगा कि अगर डॉलर 5% से बढ़ रहा है तो इसका मतलब रूपी 5% से गिर रहा है। पर मान लो सवाल 4 केस बना के दे दे, फिर तो वो चाहता है ना कि आप 4 केसेस का आंसर करें। अगर वो 4 केसेस बना के दे दे, फिर तो वो चाहता है कि आप 4 केसेस का आंसर करें। मान लो सवाल में एक ही केस है, तो फिर तो हम आईसीआई की बात मान लेंगे। सर कल को आईसीआई ने ठीक करना शुरू कर दिया तो वो मेरे हाथ में तो नहीं है। जब वो ठीक करेगा तो मैं भी आपको बता दूंगा भाई आईसीआई ने ठीक करना शुरू कर दिया है। पर फिलहाल आईसीआई ठीक नहीं कर रहा। टिल नाउ 2021 तक आईसीआई इसको ठीक नहीं कर रहा। तो सर आप ये कॉन्सेप्ट क्यों बताते हैं? तो सही कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे? मान लो उसने 4 केस बना के दे दिए, फिर तो 4 ही आंसर करने पड़ेंगे ना। फिर ये थोड़ा कहोगे कि ये दोनों से है,
ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ऐसे थोड़ा ना होता है। फिर तो आपको 4 आंसर करने हैं। हाँ, अगर एक ही केस है सवाल में तो फिर तो अपन आईसीआईसी की बात मान लेंगे, वो मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा ना आपको। कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़ लें, ठीक है। फॉरेन करेंसी बोरिंग में भी मैंने आपको बताया था कि 4 केस बनते हैं, वहां भी इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए, यहां भी 4 बनते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अब क्वेश्चन हम आईसीआई के अकॉर्डिंगली कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए जी। सो आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया होगा, है ना। सो वहां आपने देख लिया कि 2 तरीके से आंसर निकाले जाते हैं, परसेंटेज टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में। सो अगर तो आपको सिर्फ रेट्स ही दिए हुए हैं फिर तो आंसर परसेंटेज टर्म्स में ही कर पाएंगे। बट अगर वो कह रहा है कि मैंने $1 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, इस रेट पे इन्वेस्ट किए हैं, इस रेट पे निकालने हैं, तो फिर बेटर होता है कि आप एब्सोल्यूट टर्म्स में आंसर करिए। आंसर तो लास्ट में परसेंटेज में ही निकालना है दोनों में, पर एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब है कि आपने इतने डॉलर लगाए, इतने डॉलर निकलवाए, इन सब चीजों को कंसिडर करके जो आंसर निकाला जाता है, ठीक है। सो आइए, मेरा फोकस इसके ऊपर ज्यादा रहेगा क्योंकि ये तो इजी होता है ना कि 1+ रिटर्न इन फॉरेन करेंसी और प्लस माइनस फॉरेन करेंसी प्रीमियम और डिस्काउंट। यहां तो आप इफेक्टिव रिटर्न के बेसिस पे आंसर कर देते हैं। सो मेरा फोकस ज्यादातर इसके ऊपर है, एब्सोल्यूट टर्म्स वाले के ऊपर है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स के ऊपर अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्लास में 4-5 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, पर वो थोड़े हल्के स्तर के सवाल हैं, हमें इसमें थोड़ा सा 1-2 चीजें नई ऐड भी करनी है, ठीक है। आइए जी, सो अपने हैंड आउट के ऊपर चलते हैं और इसके कुछ रीसेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पार्ट है, ये टॉपिक। आइए जी, सो 5-6 क्वेश्चंस एडिशनल करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 19 पे आ जाइए, पढ़िए जी। इसमें कुछ नया नहीं है सवाल में, बस एक रिव्यू कराना है तो एक क्वेश्चन करा रहा हूं बस, ठीक है। पढ़िए जी। A foreign institutional investor from UK proposes to invest £1 million in an emerging market. अब बच्चे यूके का इन्वेस्टर है तो उसके पास पाउंड है, तो वो £1 मिलियन एमर्जिंग मार्केट, इंडिया इज वन ऑफ द एमर्जिंग मार्केट्स, सो एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर वो £1 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इंडिया एंड हांगकांग आर शॉर्टलिस्टेड। उसने 2 मार्केट ढूंढे, कि पहला इंडिया का, दूसरा हांगकांग का। फॉर द नेक्स्ट ईयर विच इज ऑल्सो द होल्डिंग पीरियड फॉर FII, सो 1 साल का सवाल है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आर 15% एंड 12% इन इंडियन एंड हांगकांग मार्केट रिस्पेक्टिवली। ये तो बहुत ही ईजी हो गया। तो फॉरेन करेंसी का रिटर्न दिया हुआ है, इंडियन मार्केट का तो मैंने कहा था रिटर्न 2 तरीके से निकल जाता है, या तो HPR की फॉर्म में या CAPF की फॉर्म में। तो यहां तो दिया ही हुआ है क्योंकि यूके के इन्वेस्टर के लिए इंडिया फॉरेन कंट्री है। तो इंडिया में एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15% और हांगकांग में एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%। और ये देखो, विद होल्डिंग टैक्सेस, टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन द रिटर्न अर्न्ड आर 15% इन इंडिया एंड 12% इन हांगकांग। तो विद होल्डिंग टैक्स के कारण थोड़ा सा आपकी रिटर्न जो है वो कम हो जाती है, ठीक है जी। सो ये 15% है तो इस पे 15% तो टैक्स कट जाएगा, तो इंटू 85%, तो 12% है। तो विद होल्डिंग टैक्सेस 15% इन इंडिया और 12% इन हांगकांग, यही विद होल्डिंग टैक्स है, बिल्कुल यही है जी। तो फिर इंटू 88%, तो ये आपका नेट रिटर्न बनेगा। तो आपको पता है विद होल्डिंग टैक्स TDS होता है। तो अगर आपने 15% 15% कमाया है तो 15% का 15% वहां की गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, और अगर आपने 12% कमाया है तो 12% का 12% वहां की गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, ठीक है जी। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द FII इंक्लूड्स करंट एक्सचेंज रेट ₹/पाउंड 69.5/70, तो ये पाउंड का रेट है, ठीक है ना। हांगकांग $/पाउंड, तो एक सवाल में एक ही रेट इंटरप्रेट करना है, ऑब्लिक के बाद बेस करेंसी है तो दोनों पाउंड के रेट ही दिए हुए हैं। 11.15/18, तो ये 11.15/18 तो नहीं होगा, ये 11.18 होना चाहिए। तो फिर ऊपर वाला भी 69.70 होना चाहिए, एब्रीवेटेड कोड है।
और ये देखो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर दिए हुए हैं, यूके का 2%, इंडिया का 4%, हांगकांग का 3%। ये क्यों दिए हुए हैं? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालने के लिए। आपको पता है पीपीपी थ्योरी को यूज करके हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स निकाल सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिटर्न इन इंडिया एंड हांगकांग इन पाउंड टर्म्स। तो रेट ऑफ रिटर्न बताना है परसेंटेज टर्म्स में, अज्यूमिंग परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड्स गुड इन बोथ द कंट्रीज, के दोनों कंट्रीज में जो परचेजिंग पावर पैरिटी लगता है, मतलब जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 1 साल बाद होगा वो आप परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज करके लगा सकते हैं। सो क्योंकि सवाल कह रहा है 1 मिलियन पाउंड लेके आया, ये सब चीजें बोल रहा है ना, तो आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में ही इसका आंसर करना पड़ेगा। आप इफेक्टिव रेट निकाल के इसका आंसर नहीं करेंगे। इफेक्टिव रेट सिर्फ वहां लगाइए जहां सिर्फ परसेंटेजेस ही दिए हुए हैं, ये नहीं बताया वो कितने पैसे लेके आया। क्लियर? आइए जी। सो क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 19 ऑफ द हैंडआउट, ऑप्शन 1, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वो इंडिया में 1 मिलियन पाउंड लेके आया, 10 लाख पाउंड लेके आया, तो मिलियन में ही सवाल करते हैं। तो सबसे पहले तो पाउंड के रुपी बनाएगा, सेल पाउंड बाय रुपी, सेल पाउंड बाय रुपी, बैंक विल सेल, आपका पाउंड का रेट है ना, आपने पाउंड सेल करने हैं, बैंक ने पाउंड बाय करने हैं, तो रेलेवेंट रेट लगेगा 69.50। क्या हो रहा है? आइए जी। तो स्टेप 1, कन्वर्ट 1 मिलियन पाउंड इंटू रुपी यूजिंग स्पॉट रेट। तो पाउंड 1 मिलियन इंटू स्पॉट रेट, पाउंड का रेट है और आपके हाथ में पाउंड ही है 69.50, तो आपकी जेब में कितने रुपये आएंगे? 69.50 मिलियन रुपीज आपकी जेब में आएंगे। अब ये आपने इंडिया में इन्वेस्ट करें तो इंडिया से रिटर्न कितना मिल रहा है? रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया से एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है, पर 15% तो विथहोल्डिंग टैक्स कट जाएगा, तो 15 इंटू 0.85 12.75% रिटर्न आपको इंडिया में मिल जाएगा। मतलब अगर आप 69.50 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे तो 12.75 का रिटर्न मिलके वो उतने से ग्रो कर जाएगा। सो अमाउंट ऑफ रुपी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद आपका अमाउंट ऑफ रुपी अच्छा नहीं लगता, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 ईयर, ये है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 ईयर, सो 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? ₹69.50 इंटू 1.1275, 69.5 इंटू 1.1275, सो ये बढ़ के हो जाएगा 78.36125 मिलियन रुपीज, 78.36125 मिलियन रुपीज। अब आप इसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए उस दिन का रेट चाहिए और वो पीपीपी से निकल आएगा। कन्वर्ट रुपी इंटू पाउंड यूजिंग स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर। तो आइए एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाल लेते हैं पीपीपी थ्योरी को यूज करके। क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो आपको बिड रेट चाहिए कि आस्क रेट चाहिए? बच्चे आपके पास रुपी है, आपने रुपी सेल करके पाउंड बाय करने हैं, बैंक ने पाउंड सेल करने हैं, बैंक ने पाउंड सेल करने हैं, तो आपके लिए रेलेवेंट हो गया 69.70। इसके ऊपर आप इन्फ्लेशन के रेट लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? स्पॉट रेट इनटू रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन प्राइस करेंसी। प्राइस करेंसी कौन है? रुपी। रुपी का इन्फ्लेशन रेट है 4%, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन बेस करेंसी। बेस कौन है? यूके, और यूके का इन्फ्लेशन रेट है 2%।
तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आता है इंटू 1.04 डिवाइड बाय 1.02, दैट इज ₹71.07। सो पाउंड इक्वलेंट कितना आ गया? पाउंड इक्वलेंट कितना आ गया? 78.36125 मिलियन डिवाइडेड बाय 71.07। तो इतने पाउंड मिलेंगे आपको। 36125 डिवाइडेड बाय 71.07, सो ये आते हैं 1.1026 मिलियन पाउंड। 1.1026 मिलियन पाउंड। अब बताओ आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? आपने स्टार्ट किया था 1 मिलियन पाउंड से, खत्म कर रहे हैं 1.1026 मिलियन पाउंड से, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन इंटू 100। 1.1026 माइनस 1 इंटू 100, सो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10.26%। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10.26%। सो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट फॉर्म में आंसर कर सकते हैं। परसेंटेज फॉर्म में कैसे करना है? इंडिया का रिटर्न दिया हुआ है 12.75, तो और आप ये देख लीजिए कि रुपी एप्रिशिएट हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है। ध्यान से देखो, आज रुपी का रेट है 69. पाउंड का रेट है 69.50, है ना? और एक साल बाद पाउंड का रेट है 71.07। तो पाउंड एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। पाउंड एप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो फिर बच्चे आपने तो रुपी में इन्वेस्टमेंट करी थी, सो आपको वहां से नुकसान हो गया। तभी 12.75 के बावजूद आपका एक नेट एक्सपेक्टेड रिटर्न कम आ रहा है, बिकॉज आपने रुपी में इन्वेस्टमेंट करी थी और रुपी डेप्रिशिएट हो गया। तो एब्सोल्यूट वाले में ज्यादा बढ़िया आंसर आ जाता है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कौन एप्रिशिएट हुआ कौन डेप्रिशिएट हुआ, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कोई पंगा नहीं है। एब्सोल्यूट वाले में आंसर हमेशा सही आएगा। ऑप्शन 2, इन्वेस्टमेंट इन हांगकांग। अब तो समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट इन हांगकांग, तो सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आप लेके आ रहे हैं 1 मिलियन पाउंड, तो सेल पाउंड, बैंक विल बाय पाउंड, तो रेलेवेंट रेट 11.15, है ना? तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई हांगकांग डॉलर 11.15 मिलियन। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न इन हांगकांग डॉलर, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन हांगकांग, हांगकांग का एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, पर वहां की गवर्नमेंट 12% तो टीडीएस काट लेगी, तो 12 इंटू 0.88, 10.56% आपको रिटर्न मिलेगा। 10.56% आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? आपका 11.15 मिलियन इंटू 1.1056, 11.15 इंटू 1.1056, ये हो जाएगा हांगकांग डॉलर 12.3274। ठीक है, अब इसको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट लगा के कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट हांगकांग डॉलर into pound using expected spot rate। सो आइए एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाल लें। तो स्पॉट रेट कितना है? अब आपके लिए 11.18 रेलेवेंट होगा, बिकॉज आपने हांगकांग डॉलर सेल करने हैं, है ना? रेट किसका है? पाउंड का। आपके पास हांगकांग डॉलर है, हांगकांग डॉलर सेल करने हैं, बैंक ने हांगकांग डॉलर बाय करने। एक सेकेंड, हाँ, रेट तो पाउंड का है ना। हांगकांग डॉलर सेल करने हैं, मतलब आपने पाउंड बाय करने हैं, बैंक ने पाउंड सेल करने हैं, तो आपके लिए रेलेवेंट रेट हो गया 11.18 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन बेस करेंसी। बेस करेंसी हांगकांग है, सॉरी, प्राइस करेंसी हांगकांग है और बेस करेंसी यूके है।
1.03 डिवाइड बाय 1.02, सो ये आता है आपका 11.2896। 11.2896। तो बताओ आपका पाउंड इक्विवेलेंट कितना हो गया। पाउंड इक्विवेलेंट आपको मिले हांगकांग डॉलर 12.3274। इस रेट पे आपने इसको पाउंड में कन्वर्ट किया, सो 12.3274 डिवाइडेड बाय 11.2896, सो आपको मिले 1.0919 मिलियन पाउंड। तो बताओ आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना। आपने स्टार्ट किया था 1 मिलियन से, लास्ट में इतना आ गया, तो आपका रिटर्न आएगा 9.19%। ठीक है जी, 9.19%। हालांकि उसने पूछा नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, वैसे तो बढ़िया तो इंडिया ही लग रहा है, क्योंकि इंडिया का एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर ऑल द करेंसी डेप्रिसिएशन 10.26 आ रहा है और यहाँ पे 9.19 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं, इसमें नया कुछ नहीं था, बट स्टिल हमने इसको डिस्कस कर दिया। लिख लीजिए इसको। ओके है जी, समझ आ गई बात। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए। चलिए, सो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसमें एक नई बात भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए प्लीज। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया था, हालांकि इसमें उसने 1-2 बातें एक्स्ट्रा डाल दी थी पेपर में, और इसमें भी आपको 1-2 नई बातें देखने को मिलेंगी। मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। जब हमने इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग पढ़ाया था, तो हमने इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की उसके अंदर चर्चा करी थी कि अगर इन्फ्लेशन आता है तो आपके पास 2 अप्रोचेस होती हैं कि आप नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करिए, या रियल कैश फ्लोज को रियल डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करिए, है ना। तो आपको नॉमिनल से रियल या रियल से नॉमिनल बनाना पड़ता था। कैसे बनाते थे? हम पढ़ते थे 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। आपको याद होगा कि रियल रेट में इन्फ्लेशन जोड़ेंगे तो नॉमिनल आता था, है ना। सो अब यहां से अगर आपको रियल निकालना है तो रियल कैसे निकालोगे? 1 प्लस रियल इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, है ना। इस तरीके से निकालोगे। ये अपना ऑलरेडी क्लासेस में कई जगह पे चर्चा हो रखी है, सिर्फ इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में क्यों। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको रियल से नॉमिनल या नॉमिनल से रियल किस तरीके से जाना है, बिकॉज अब इस क्वेश्चन में आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पढ़िए जी। A US investor choose to invest in Mumbai Sensex for a period of 1 year. Sensex आपके लिए एक शेयर है, तो वो Sensex में इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1 साल के लिए, with a view to earn a nominal return of 12% on the investment. लो, नॉमिनल रिटर्न दी हुई है सवाल में, हालांकि बेवकूफ है, देनी नहीं चाहिए। The relevant information is given below. Size of investment $50 लाख है, yes. तो फिर से आपको साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो हम एब्सोल्यूट अप्रोच लगाएंगे। स्पॉट रेट 1 ईयर अगो, 1 साल पहले ये स्पॉट रेट था। स्पॉट रेट नाउ, आज ये स्पॉट रेट है, मतलब उसने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा और आज ये रेट है। सेंसेक्स 1 साल पहले इतना था और सेंसेक्स नाउ इतना है। इन्फ्लेशन इन यूएस 2% है, इन्फ्लेशन इन इंडिया 6% है। यू आर रिक्वायर्ड टू compute the nominal return to US investor, real return for US investor,
नॉमिनल रिटर्न फॉर इंडियन इन्वेस्टर, रियल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर। ये देखो जी, ये उसने नई चीज मांगी, 4 चीजें मांगी है सवाल ने। नॉमिनल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर, रियल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर, नॉमिनल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर और रियल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर। बच्चे देखो, आप ये निकालते हैं ना 1 प्लस फॉरेन करेंसी रिटर्न इंटू 1 माइनस फॉरेन करेंसी प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट, ये आता है 1 प्लस होम करेंसी का रिटर्न, इफेक्टिव रिटर्न ऐसे निकालते थे। ये जो रिटर्न आता है, ये रिटर्न कौन सा होता है? ये नॉमिनल रिटर्न होता है, बिकॉज ये इन्फ्लेशन सब कुछ एडजस्ट करके है। मतलब हमने ये जो पिछले क्वेश्चन में आंसर किया, ये जो 9.19 का आंसर किया या ये जो 10.26 का आंसर किया, ये कौन सा रिटर्न है? नॉमिनल रिटर्न है। बिकॉज मैं कह रहा हूं आप पिछले साल ना मुझे स्टॉक मार्केट से 20% गेन हुआ, तो 20% नॉमिनल रिटर्न है। इन्फ्लेशन मतलब बाजार में सब कुछ इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही होता है ना। ये पेंसिल 7000 की है, तो क्या ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है? बिल्कुल है, ठीक है ना। सो जो नॉर्मल रिटर्न आप निकालते हैं वो नॉमिनल होता है। सो मेनली आपको रियल ढूंढना है। तो रियल कैसे ढूंढना है? बहुत सिंपल है, 1 प्लस रियल इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हटाना है, रियल का मतलब है इन्फ्लेशन हटाना है। तो 1 प्लस नॉमिनल डिवाइड बाय 1 प्लस रियल करोगे तो इन्फ्लेशन हट जाएगा। तो उसने पहले यूएस इन्वेस्टर के लिए मांगा है, तो यूएस इन्वेस्टर फॉरेनर है, इंडिया उसके लिए फॉरेन कंट्री है। फिर उसने सेम इंडियन इन्वेस्टर के लिए भी मांगा है, तो वो हम चर्चा कर लेंगे। समझ में आ गया? सो इस तरीके से वो जानबूझ के ऐसे मांगेगा आपसे कि नॉमिनल बताओ, रियल बताओ, परेशान करने के लिए, ठीक है। अब इधर देखो जरा, क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखिए। T0 T1, तो यहां पे आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है $50 लाख, और यहां पे आपका स्पॉट रेट कितना है? 1 ईयर अगो पहले 46.50 और 46.55। सो आपने डॉलर सेल करने हैं, बैंक ने डॉलर बाय करने हैं, तो रेलेवेंट रेट हो गया 46.50। समझ गए ना? आपने डॉलर सेल करने हैं, बैंक ने डॉलर बाय करने हैं, तो रेलेवेंट रेट हो गया 46.50। T1 पे स्पॉट रेट कितना चल रहा है? शुक्र है इस बार दिया हुआ है 43.50, 43.55। यहां सेंसेक्स चल रहा था, अब आपको इंडियन रिटर्न निकालना पड़ेगा, पिछले सवाल में दिया हुआ था 6087, नहीं, एक साल पहले सेंसेक्स का रेट था 5855 और यहां सेंसेक्स का रेट है 6087। क्लियर है जी? बस करना तो पिछली बार के जैसे ही है। तो सब पॉइंट ए, नॉमिनल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर। नॉमिनल रिटर्न मतलब नॉर्मल सवाल करिए, जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है। नॉमिनल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर, तो सबसे पहले वो $50 लाख लेके आएगा, तो उसको इंडिया में 46.50 के रेट पे कन्वर्ट करेगा। तो बताइए उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट $50 लाख इंटू 46.50, सो 2325 लाख रुपए, 2325 लैक्स। ठीक है जी। फिर रिटर्न फ्रॉम सेंसेक्स, सेंसेक्स से उसको कितना रिटर्न मिला? रिटर्न फ्रॉम सेंसेक्स, तो 5855 वाला सेंसेक्स 6087 हो गया। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 5855 इंटू 100। 6087 माइनस 5855 डिवाइडेड बाय 5855 इंटू 100, तो सेंसेक्स से आपको 3.96% का रिटर्न मिला। ठीक है। अब क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई आपकी? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई आपकी? सिंपल, 2325 लाख इन्वेस्ट किया था,
इंटू 1.0396, सो आपके ये हो गए 24170700 रुपीज। अब आप रुपी के डॉलर बनाएंगे, तो आपने रुपी सेल करने हैं, डॉलर बाय करने हैं, बैंक ने डॉलर सेल करने हैं 43.55, तो डॉलर इक्वलेंट, क्योंकि इस सवाल में रेट दिया हुआ है तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 24170700 डिवाइडेड बाय 43.15। और ध्यान से देखो, ध्यान से रुको, यहां डॉलर का रेट था 46.55, डॉलर डेप्रीशिएट हो गया, रुपी एप्रीशिएट हो गया, आपको फायदा हो गया। दोनों जगह से फायदा हो गया, सेंसेक्स से भी रिटर्न मिला और रुपी से भी रिटर्न मिला, बिकॉज डॉलर डेप्रीशिएट हो गया, रुपी एप्रीशिएट हो गया 43.55। सो ये देखो आपके कितने डॉलर बन गए, 5550103 डॉलर। क्लियर है? तो बताओ नॉमिनल रिटर्न आपका कितना हुआ? नॉमिनल रिटर्न आपका हुआ 5550103 डॉलर। स्टार्ट किया था डॉलर 50 लाख से, डिवाइडेड बाय डॉलर 50 लाख इंटू 100, तो ये 3.96 से ज्यादा आएगा। 5550103 माइनस 50 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, 11%। देखा? आने ही आने, बिकॉज सेंसेक्स ने भी आपको रिटर्न दिया, रुपी ने भी आपको रिटर्न दिया। और मजे की बात बताऊं, एब्सोल्यूट फॉर्म में आंसर करने से आप इंस्टीट्यूट की दिक्कतों से दूर हो जाते हैं कि रुपी एप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट हुआ। करेक्ट आंसर आएगा इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। जब हम इफेक्टिव रेट निकालने जाएंगे तो आंसर में गड़बड़ हो सकती है, पर इससे हमेशा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आंसर में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती इससे, इस बात को समझ लो। क्लियर है? तो इससे आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा, नहीं तो वो 5% बढ़ा 5% गिरा, आपको पता है इंस्टीट्यूट गलत कर देता है, पर इससे हमेशा सही आंसर आता है। ठीक है जी, क्योंकि आपने बिड रेट आस्क रेट प्रॉपरली चूज करे होते हैं ना। तो ये तो हो गया नॉमिनल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर। बी पार्ट में क्या मांगा था? रियल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर। रियल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर, तो वो तो बहुत इजी है। सो 1.11 डिवाइडेड बाय, यूएस में इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 1.02 माइनस 1 इंटू 100, 8.82%। मतलब वो 11% यहां से कमा के गया और यूएस में 2% चीजों का भाव बढ़ गया था। सो आपका नेट रिटर्न कम हो जाएगा 8.82%। ठीक है? सो 1.11 डिवाइडेड बाय 1.02 माइनस 1 इंटू 100, 8.82%। अब ध्यान से, ये तो हो गई यूएस इन्वेस्टर की बात। अब सी पार्ट में मांगा है नॉमिनल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर। नॉमिनल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में ही इन्वेस्ट करेगा, मैं मान लो इंडिया में बैठा हूं, मैं सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे कितनी रिटर्न आ रही है? 3.96, ये मेरी नॉमिनल रिटर्न है। भाई इंडिया में बैठ के कोई कितनी रिटर्न कमा रहा है, वही उसकी नॉमिनल रिटर्न है। यूएस के इन्वेस्टर ने तो दो जगह इन्वेस्ट किया था ना, एक सेंसेक्स में और एक रुपी में, और उसको दोनों जगह से फायदा हुआ। रुपी एप्रिशिएट हो गया, सेंसेक्स भी बढ़ गया। पर इंडिया के इन्वेस्टर को तो कोई फायदा नहीं है ना, उसको तो सेंसेक्स का रिटर्न ही आना है। तो इंडियन इन्वेस्टर का रिटर्न तो उतना ही है, कितना? 3.96%। और लास्ट में डी, रियल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर। रियल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर, तो अब इंडिया में एक साल बाद इन्फ्लेशन का रेट कितना हो गया? 6%। ओ माय गॉड, ये रिटर्न तो उसका नेगेटिव हो गया। 1.0396 डिवाइडेड बाय 1.06 माइनस 1, सो माइनस 1.92%। नेगेटिव होना ही है, बिकॉज 3.96 कमाया और 6% तो इन्फ्लेशन ही बढ़ गया। सो नेट आपका रियल रिटर्न नेगेटिव हो गया। सो इस तरीके से वो आपको तंग कर सकता है। नॉमिनल रिटर्न, रियल रिटर्न, ये सारे वर्ड्स यूज करके वो आपको तंग कर सकता है। ठीक है? सो ये ध्यान रखिएगा, आपने तंग होना नहीं है, आपने बस करते चले जाना है अपना काम। चलिए लिखिए। सो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था
जिसमें रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न, ये सब चीजें मांगी गई थी। लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? अब देखो, इसी तरह का क्वेश्चन जैन 21 ओल्ड कोर्स के पेपर में पूछा गया, पर उसमें एक इंस्टीट्यूट ने एक नया तड़का लगाया और मजे की बात उसका आंसर भी गलत कर दिया। ठीक है, सो वो तो करते ही हैं ये लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं अब इसी तर्ज पे जो क्वेश्चन पेपर में आया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो, जनवरी 21 ओल्ड कोर्स के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 5 आया था। सारा डाटा सेम है, बस एक चीज इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा पूछ ली, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, पढ़िए जरा ध्यान से। A US investor choose to invest in Sensex for a period of 1 year. सेम। अच्छा, पिछले सवाल में ना एक ये देखो, आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ये पहली लाइन में लिखा था नॉमिनल रिटर्न 12%। ये कहां से आया हमें नहीं पता, तो ये फालतू का डाटा है, आपको इसका कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि नॉमिनल रिटर्न तो हमें निकालना पड़ेगा। नॉमिनल रिटर्न ही तो निकालना है। ये उसने सोचा है कि उसका व्यू था कि मुझे 12% रिटर्न मिल जाएगी, तो इसका आपको कुछ नहीं करना है जो पहली लाइन में दिया हुआ था। और बड़ी खूबसूरती से हमारे पेपर सेटर ने वो लाइन हटा दी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। सो यूएस इन्वेस्टर चूज टू इन्वेस्ट इन सेंसेक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट $20 लाख, वहां 50 लाख था। स्पॉट रेट 1 ईयर अगो, स्पॉट रेट नाउ, सारा कुछ वैसे ही है। सेंसेक्स 1 ईयर अगो, सेंसेक्स नाउ, इन्फ्लेशन इन यूएस, इन्फ्लेशन इन इंडिया, सारा डाटा सेम, सिर्फ फिगर्स को चेंज किया गया। सारा डाटा सेम, पर रिक्वायरमेंट बदली गई। पहला सेम है, कंप्यूट द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। ये देखो, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट इफ रेलेवेंट परचेजिंग पावर होल्ड्स गुड्स, तो पीपीपी लगा के एक्सचेंज रेट निकालना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डी, व्हाट विल बी द रियल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमें आता है। सो 3 पार्ट तो सिंपल थे। ए पार्ट में मांगा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर, हो जाएगा। सी पार्ट में व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट इफ रेलेवेंट परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड्स गुड, हो जाएगा। पीपीपी लगा के इन्फ्लेशन रेट दिए हुए हैं, स्पॉट रेट दिए हुए हैं, बस एक ही पंगा है, 2 रेट निकालने पड़ेंगे, बिड का अलग, आस्क का अलग। सो वो कह रहा है स्पॉट रेट बताइए अगर पीपीपी चले तो। और तीसरा, रियल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर, वो भी देखा है। ये बी पार्ट में एक नई चीज पूछी है, कंप्यूट द रियल डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ये एक नई चीज पूछ ली सवाल ने, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मजे की बात है, इंस्टीट्यूट ने इसको गलत कर दिया। अपने सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने इसको गलत कर दिया, तो मैं आपको ठीक करवा दूंगा। ये तो नहीं कहूंगा कि उनका सजेस्टेड रेफर करो, बता दूंगा उन्होंने किया क्या है। ठीक है, दिखा भी दूंगा उन्होंने क्या किया है। ये एक नई चीज है। क्या हमने एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन फॉरेन करेंसी पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। बट रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मतलब इन्फ्लेशन हटा के, रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मतलब इन्फ्लेशन हटा के, तो इस पे मैं सेपरेट चर्चा करूंगा। रियल का मतलब अभी पढ़ा ना, नॉमिनल में से इन्फ्लेशन हटा दे तो रियल आ जाता है, तो क्या मतलब है रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का, इस पे चर्चा करेंगे। पहले मैं 3 पार्ट करा दूं, ए, सी और डी, और उसमें कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो इसका कॉपी ही कर लूंगा, क्योंकि सारा कुछ सेम है, सिर्फ डाटा ही चेंज करना है। तो मैं दोबारा लिखने के मूड में नहीं हूं, तो मैं इसको कॉपी करके डाटा चेंज कर दूंगा सारे का सारा। आइए जी, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 5 और पेज नंबर है 18। जैन 21 ओल्ड कोर्स के पेपर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है।
तो ये डाटा हटा दे ज़रा, बिकॉज डाटा तो सारा ही नया है ना। सो अंग्रेजी अपने काम आ जाएगी, डाटा अपने काम नहीं आएगा। सो पहला पार्ट तो बिल्कुल सेम है। तो आप 20 लाख डॉलर लेके आए हैं इंडिया में, तो सेल डॉलर, बैंक विल बाय डॉलर, स्पॉट रेट 1 ईयर अगो 42.50 है ना, इनटू, तो 20 लाख डॉलर इंटू 42.50, तो आपको 850 लाख रुपीस मिल जाएंगे। रिटर्न फ्रॉम सेंसेक्स निकाल लें। सो 3756 सेंसेक्स हो गया, जो एक साल पहले कितना था 3256, डिवाइडेड बाय 3256 इंटू 100। सो 3756 माइनस 3256 डिवाइड बाय 3256 इंटू 100, तो सेंसेक्स से रिटर्न आ रहा है 15.36%। सो क्लोजिंग वैल्यू आपकी कितनी होगी 850 लाख 1.1536। सो आपके हाथ में आएंगे 98056000 रुपीज। सो इसके डॉलर इक्वलेंट बना लें, डिवाइडेड बाय, आपने रुपीज सेल करके डॉलर बाय करने हैं, बैंक ने डॉलर सेल करने हैं, तो 43.90। ये सेम है तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। डॉलर 22336622 22336622 बिल्कुल। सो नॉमिनल रिटर्न ऑफ यूएस इन्वेस्टर, नॉमिनल रिटर्न ऑफ यूएस इन्वेस्टर, सो डॉलर 22336622 माइनस डॉलर 20 लाख से स्टार्ट किया था इंटू 100, 22336622 माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। ओहो, %11.68, 11.68%। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट से टैली नहीं हुआ, उन्होंने अलग तरीके से किया है, राउंडिंग ऑफ के कारण टैली नहीं हुआ, थोड़ा सा ही अंतर आया, उनका 11.9 आ रहा है। सो वो उन्होंने कहा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, काफी ज्यादा राउंडिंग ऑफ के एरर्स आ जाते हैं जिसके कारण वो टैली नहीं हो रहा। चलिए जी, मैं चेक कर लूं हमने कोई गलती तो नहीं करी ना। एक सेकेंड, वो 3765 है, तभी मैं कहूँ इतना अंतर नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा अंतर है जी, ये 3765 है। सो ये थोड़ा सा नहीं, इसके कारण काफी बदलाव हो जाएगा। तो लिखने में मैंने गलती कर दी, ये 15.63% है, तो 1.1563। सो ये आ रहा है 98285500, सारा ही चेंज करना पड़ेगा, 98285500 2238850। सो 2238850। हाँ ठीक, अब टैली हो गया 11.94%। सो मुझे लगा था राउंडिंग ऑफ के कारण नहीं टैली हो रहा, पर हमने वो लिखने में गलती कर दी थी, 11.94%। बी पार्ट बाद में, पहले सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट इफ रेलेवेंट परचेजिंग पावर होल्ड गुड्स। तो सी पार्ट पहले करा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एज पर पीपीपी। तो पीपीपी के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, स्पॉट रेट 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन प्राइस करेंसी
1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन बेस करेंसी, ठीक है। अब बिड और आस्क दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा बच्चे। तो एक साल पहले आपका बिड रेट कितना था 42.50 इनटू प्राइस करेंसी रुपी है, तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 1.09, यूएस का इन्फ्लेशन रेट 1.05। सो एक साल ही है तो पीरियोडिक एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। सो 44.12, 2 डिजिट ले रहा हूं क्योंकि सवाल में 2 डिजिट लिए हुए हैं। आस्क रेट, सो आस्क रेट में 42.60 रेट था इनटू 1.09 डिवाइडेड बाय 1.05, 1.09 डिवाइड बाय 1.05, 44.22, 44.22, बिल्कुल ठीक है जी। तो सी पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं थी। डी पार्ट, what will be the real return to Indian investor in Sensex? So real return to Indian investor, so देखो उसी क्वेश्चन को उठाया गया और उसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा मांगनी गई। अब सेंसेक्स से नॉमिनल रिटर्न कितना आ रहा है? नॉमिनल रिटर्न आ रहा है 1.1563 और इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट कितना है 1.09, -1 into 100, 1.1.63 divided by 1.09 -1 into 100, that is 6.08%, 6.08%। सो नॉमिनल रिटर्न हम ऊपर निकाल चुके थे, डिवाइडेड बाय इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ही करना था, तो रियल रिटर्न आ गया किसका? इंडियन इन्वेस्टर का। बट आइए अब मेन पार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, एक नई चीज आपको बताने जा रहे हैं। क्या मांगा है? रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, तो मैं करेक्ट आंसर कराने जा रहा हूं। इंस्टीट्यूट का आंसर दिखा दूंगा पर वो करने लायक नहीं है। ध्यान से सुनना, पहले मैं बिड का करा रहा हूं। T0 T1, T0 पे बिड रेट कितना था 42.50, T1 पे बिड रेट कितना है 43.85। ओके, बिल्कुल ठीक। साफ नजर आ रहा है कि डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। क्यों एप्रिशिएट हुआ है बता सकते हो? साफ नजर आ रहा है डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। क्यों एप्रिशिएट हुआ है डॉलर? क्या कारण होते हैं इसके? बड़े सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण इन्फ्लेशन होता है, जिसमें से एक कारण इन्फ्लेशन होता है। अदरवाइज इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैलेंसेस कैसे चल रहे हैं, और कंट्री में मेन तो यही होते हैं, एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करेगा तो यहां डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर का रेट बढ़ेगा, और अगर इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर का रेट गिरेगा। कई कारण होते हैं कि देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, भारत सरकार की पॉलिसीज कैसी हैं एक्सचेंज रेट को लेके। सो कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये डॉलर का रेट 42.50 से 43.85 हो गया। पर इन्फ्लेशन भी तो इनमें से एक कारण है। और बताओ इन्फ्लेशन के कारण ये रेट कितना हो गया था 44.12। तो अगर मैं पूछूं कि इन्फ्लेशन के कारण ये रेट कितना हो गया 44.12, तो 42.50 से 44.12 तो ये ड्यू टू इन्फ्लेशन ही हो गया था। 42.50 से 44.12 ये ड्यू टू इन्फ्लेशन हो गया था, जबकि एक्चुअली में रेट 43.85 लिख रहा है। ये है बच्चे रियल एप्रिसिएशन इन रूपी। क्वेश्चन ने रूपी मांगा है, कैलकुलेट द रियल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। तो ध्यान से देखो 44.12 होना चाहिए था, इन्फ्लेशन लगा के 44.12 होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में तो वो 43.85 है। तो इन्फ्लेशन को बिना एक्चुअली में डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है और रूपी एप्रिशिएट हुआ है, और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं रियल एप्रिसिएशन।
इंस्टीट्यूट ने नहीं किया ऐसा, उन्होंने पता ही नहीं क्या किया है। रियल क्या होता है अभी तो पढ़ाया कि अगर मैं इन्फ्लेशन हटा के देखूं तो कितना एप्रिसिएशन हुआ है। वैसे ओवरऑल रुपी डेप्रिशिएट हुआ है 42.50 से 43.85, पर अगर कल्ला इन्फ्लेशन के कारण देखूं तो डेप्रिसिएशन ज्यादा है, 44.12 होना चाहिए था, तभी मैंने सी पार्ट पहले कराया था। 44.12 होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में तो वो 43.85 है। तो मतलब इन्फ्लेशन के अलावा तो रुपी एप्रिशिएट हुआ है, इन्फ्लेशन के कारण डेप्रिशिएट हुआ है। तो जानते हो रियल एप्रिसिएशन कितना है? रियल एप्रिसिएशन हुआ है ना रुपी, कितना है? 44.12 माइनस 43.85 डिवाइडेड बाय बेस यही है 42.50 इंटू 100। बताओ ओवरऑल एप्रिसिएशन कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो ना, 43.85 माइनस 42.50 डिवाइडेड बाय 42.50 इंटू 100। ओवरऑल एप्रिसिएशन ऐसे ही निकालोगे ना, डॉलर एप्रिशिएट हुआ है ओवरऑल ऐसे ही निकालते हो ना, तो बेस 42.50 ही रहेगा। तो 44.12 माइनस 43.85 डिवाइडेड बाय 42.5 इंटू 100, सो ये आता है 0.64%। 0.64%। इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्या किया है और उन्होंने 0.61 आंसर इसके इर्द गिर्द निकाला है, और उन्होंने बिड आस्क का अलग से निकाला ही नहीं। ये तो बच्चे बिड का आंसर आया है, अभी आस्क का भी तो निकालना पड़ेगा। ये तो बिड का आंसर आया है। अब थिंक अबाउट द आस्क रेट। इधर देखो, शुरू में आस्क रेट कितना है, उन्होंने आंसर भी एक ही दिया है बिड का 42.60, यहां कितना है 43.90, इन्फ्लेशन के कारण कितना है 44.22। सो ये ड्यू टू इन्फ्लेशन है, और ये है रियल एप्रिसिएशन इन रूपी, क्योंकि 44.22 से 43.90 डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, मतलब रूपी एप्रिशिएट हुआ है। और आपको पता है आपके इंस्टीट्यूट के लिए डॉलर एप्रिशिएट रूपी डेप्रिशिएट सेम ही बात है, इसलिए हम सेम ही आंसर करते हैं। सो 44.22 माइनस 43.90 डिवाइड बाय बेस वही रहेगा 42.60 इंटू 100। सो ये आता है 0.75% रियल एप्रिसिएशन इन रूपी। जबरदस्त चीज पूछी है कि इन्फ्लेशन के कारण जो इफेक्ट आ रहा है उसके अलावा कितना इफेक्ट है। तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा के आता है रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखने लायक नहीं है, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट सोल्यूशन है। बस गलती कहां हो सकती है, बेस में। बेस 42.60 ही रहेगा, है ना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ओवरऑल निकालते टाइम तो 42.60 ही बेस रहता है ना। सो ओवरऑल में से इन्फ्लेशन के बगैर कितना, वो आंसर चाहिए। सो ये एक नई चीज है और ये आगे अब आती रहेगी, देखना, ये आती रहेगी, पक्का आती रहेगी, 100% आती रहेगी। क्लियर है बात? मैं इसको लेके एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं, पहले आप इसको लिखिए जरा। सो ये रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ था पेपर में। सर आपने कराया हुआ था ना, तो इसमें कराया होता तो फिर मैं दोबारा क्यों करा रहा हूँ। ये सब नई चीजें हैं बच्चे, जब कोई नई चीज आती है तो मुझे खाब आएगा क्या नया आने, सो वही कराएंगे ना जो आया हुआ है और जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पॉज करिए, चलिए। सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो मैं एक एग्जांपल कराना चाहता हूं, और इसी सवाल को किसी दूसरे तरीके से भी आ सकता है। लिखिए, स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 76.10,
इन्फ्लेशन इन इंडिया 12%, इन्फ्लेशन इन यूएस 8%, रियल एप्रिसिएशन इन डॉलर 2%. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर. ये इस तरीके से भी आ सकता है. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर. ये नई चीजें हैं बच्चे, ये पुराने पहले नहीं टेस्ट होती थी, अब टेस्ट होना शुरू हो गई हैं. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर. करो. अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, मैंने इसी चीज को किसी और तरीके से बोला है, करो, दोबारा करो. वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से सॉल्व करो. वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से सॉल्व करो. आई होप सो आपने किया होगा. अब देखो क्या मतलब है. स्पॉट रेट दिया हुआ है, इन्फ्लेशन दिया हुआ है, रियल एप्रिसिएशन इन डॉलर दिया हुआ है 2%. रियल क्या होता है? इन्फ्लेशन के अलावा. तो पिछले सवाल में रियल मांगा था, टोटल दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था, इन्फ्लेशन वाला दिया हुआ था, रियल मांगा था. मैंने इन्फ्लेशन वाला दे दिया, रियल दे दिया, दोनों को जोड़ के टोटल आ जाएगा. तो पहले मैं देखता हूं इन्फ्लेशन का इफेक्ट कितना है, इनटू रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन प्राइस करेंसी रुपी. ये हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन इफेक्ट. पर रियल एप्रिसिएशन इन डॉलर भी 2% है, इंटू 1.02. रियल का मतलब इन्फ्लेशन के अलावा, इंटू 1.02. ये आंसर है. अब देखो ये सब चीजें अब टेस्ट होना शुरू हो गई हैं. सो आपका एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आता है 80.50. ये आंसर है. अभी तक हम पीपीपी मॉडल करते थे, तो पीपीपी कहता है इन्फ्लेशन के कारण कितना इफेक्ट है, पर एक्सचेंज रेट पे सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट थोड़ा ना होता है. एक्सचेंज रेट पे तो मल्टीपल इफेक्ट्स है. इकोनॉमिक्स के अंदर, सीए इंटर के अंदर आप लोग पढ़ते भी हैं कि एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण होते हैं. उसमें से इन्फ्लेशन एक कारण है. तो अगर रियल अलग से दिया हुआ है तो इन्फ्लेशन लगा के फिर रियल को एडजस्ट करना है. और पिछले सवाल में ये रियल वाला मांगा था, ये टोटल दे दिया था, इन्फ्लेशन वाला दे दिया था, रियल मांगा था. ये क्वेश्चन उल्टा बना दिया मैंने. तो इस तरीके से भी आ सकता है, लिख लीजिए. आई होप सो यू आर हैविंग फन. सर फन तो छोड़ो, इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर क्या करें बच्चे, इतना बड़ा और बड़ा हो गया है ना. पहले ही इतना बड़ा था और बड़ा कर दिया गया है. तो ठीक है, फिर क्या हो गया, चलता रहता है, दुनिया है, ये सब चीजें तो चलती हैं. चलिए, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा. सो ये कुछ नई बातें थी. सो जो रियल और नॉमिनल को लेके वो सारी चर्चाएं मैंने कर दी. एक रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न, और एक रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्ट, नॉमिनल इफेक्ट, ये सब चीजों का क्या मतलब होता है. सर आप इंस्टीट्यूट का आंसर नहीं दिखाओगे? नहीं, वो छोड़ दो बच्चे, उन्होंने वो बैक कैलकुलेशन करके किया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कर ही नहीं सकते हम. वैसे भी उन्होंने बिड का आंसर दे दिया, उनको खुद भी नहीं पता शायद आंसर है क्या इसका. ठीक है ना. तो ये करेक्ट आंसर है कि इन्फ्लेशन के अलावा बस ये बेस में आप गलती कर सकते हैं, तो ये बेस में गलती ना करिएगा. चलिए जी. सो एक मॉक पेपर में और भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें नया कुछ नहीं है, बट अब नया क्वेश्चन तो है और वो पेपर में भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए. ये मॉक मई 19 के पेपर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के ऊपर है, तो साथ में चर्चा करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए प्लीज, पढ़िए जी ध्यान से. With the relaxation of investment norms in India in international market up to $250,000, Mr. X, to hedge himself against the risk of declining Indian economy,
and weakening of Indian rupee during last few years, decided to diversify into international market. वो कह रहा है जी इंडियन इकोनॉमी में ना रिस्क बहुत है, तो इंडियन इन्वेस्टर है, ध्यान रखिएगा, तो वो $2.5 लाख विदेश में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। इंडियन इकोनॉमी में कह रहा है रिस्क बहुत है, सो क्यों ना मैं विदेश में जाके पैसे कमा लूँ। तो विदेश में रिस्क नहीं है, बंदा पूछे, है ना, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। सो कह रहा है इंडियन इकोनॉमी में रिस्क बहुत है, सो मैं विदेश में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। $2.5 लाख, $2.5 लाख नहीं, मतलब $2.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट खुल गई है। ठीक है, करना कितना, वो तो रुपी इन्वेस्ट करेगा ना, इंडियन इन्वेस्टर है। अकॉर्डिंगली मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 1.58 करोड़, ओहो हो 1.58 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया ऑन 1/1/2001 इन स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स। सो S&P 500 उनका इंडेक्स है, वहां उसने 1.58 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया 1/1/2001 को। ऑन 1/1/2002 एक साल बाद मिस्टर एक्स सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट बेच दी। द अदर रेलिवेंट डेटा इज गिवन बिलो। 1/1/2001 और 1/1/2002 इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया 7395 आ जाए, एक साल बाद का नहीं पता नहीं इंडिया का क्यों दिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो विदेश में करी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर 2028 11919, तो जैसे यहाँ सेंसेक्स है वहां S&P 500 है और एक्सचेंज रेट भी दिया हुआ है, सेम ही सवाल है, बस वहां यूएस इन्वेस्टर इंडिया में पैसे लगा रहा था, यहाँ इंडियन इन्वेस्टर यूएस में पैसे लगा रहा है, सारा कुछ सेम है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द रिटर्न फॉर यूएस इन्वेस्टर, कुछ नहीं बताया तो नॉमिनल रिटर्न निकालेंगे, वैसे भी इन्फ्लेशन रेट दिए नहीं हुए, तो यूएस इन्वेस्टर का, अच्छा यूएस इन्वेस्टर का रिटर्न मांगा है, ये तो बहुत ईजी हो गया, तो S&P 500 का ही रिटर्न निकालना है ना। जैसे पिछले सवाल में इंडियन इन्वेस्टर का मांगा था लोकल, यूएस इन्वेस्टर तो लोकल है, तो S&P 500 का रिटर्न निकाल लो। रिटर्न ऑफ मिस्टर एक्स निकालना है, ये जैसे हम निकालते थे यूएस इन्वेस्टर का इंडिया के लिए, अब इंडियन इन्वेस्टर का यूएस के लिए। सो पहले दो पार्ट तो बहुत इजी हैं, थर्ड पार्ट में एक नई चीज पूछी है। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया एज ऑन 1/1/2002 at which Mr. X would be indifferent between investment in S&P index and Indian stock market। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये ढूंढना है। बताओ इंडिया के स्टॉक इंडेक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वो इंडियन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रति इनडिफरेंट हो जाए, इतना सा निकालना है। मतलब जो यूएस से रिटर्न कमाई है वही रिटर्न इंडिया से भी आनी चाहिए, तो वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न दी हुई है और क्लोजिंग P0 टू P1 ढूंढना है। क्या फॉर्मूला होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0, सो P1 ढूंढना है, ठीक है ना, P0 दिया हुआ है, P1 ढूंढना है बस आपको। सो कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आइए जी, सो करके दिखाएंगे, ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 19 है हैंडआउट का। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 19, सब पॉइंट ए, रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर, रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर। बड़ा सिंपल सा मामला है, यूएस इन्वेस्टर के लिए तो लोकल है, ठीक है ना, तो S&P 500 तो नीचे गिर गया, 1919 माइनस 20208 डिवाइडेड बाय 2028 इंटू 100 माइनस 5.37%, माइनस 5.37%। बी रिटर्न ऑफ इन मिस्टर एक्स। अब आपको वही सारे स्टेप लगाने पड़ेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न वाले। तो 1.58 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना है, तो बताओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी, आपने डॉलर बाय करने हैं, बैंक ने डॉलर सेल करने हैं, तो आस्क रेट लगेगा 62.25, तो 1.58 करोड़ रुपीस इंटू
62.25, तो ये आते हैं डॉलर 98.355 करोड़। रिटर्न इन एसएमपी इंडेक्स ऊपर निकाल ही चुके हैं, -5.37%। तो आपकी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? कम हो जाएगी ना आपकी वैल्यू। डॉलर 98.355 इंटू 1 माइनस 0.0537, $93.073 करोड़ डॉलर। अब इस डॉलर के रुपए बनाइए। रुपी इक्वलेंट सेल डॉलर, बैंक विल बाय डॉलर 67.25 पे, $93.073 इंटू 67.25, तो ये आते हैं रुपी, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1.58 करोड़। ओहो, रुपी के डॉलर बनाने मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माफ़ करिएगा जी, डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे गड़बड़ हुई। डिवाइडेड बाय 62.25। आपने डॉलर बाय करने थे ना, रेट तो ठीक लिया, पर मैंने वो हो जाता है जी, क्लैरिकल एरर हो जाती है। मैं भी कहूँ इतना ज़्यादा क्यों आ गया। अब ये ना करोड़ में नहीं कर रहा मैं, 1,58,00,000 पूरा ही कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 62.25, तो ये आते हैं डॉलर, तो ना क्लैरिकल मिस्टेक का बहुत पंगा है, 253815। सो कितनी वैल्यू बचेगी आपकी? डॉलर 253815, $240,185, 240,185। अब इसके रुपए बनाइए। सो आपने डॉलर सेल करने हैं 67.25, बैंक ने बाय करने हैं, तो बताओ कितने रुपए आते हैं? 240,185 इंटू 67.25, 16152,441, बिल्कुल। तो रिटर्न आपकी कितनी आ गई? 1,61,52,441 पे आपने ख़त्म किया, स्टार्ट किया था 1,58,00,000 से। %2.23%। सर ये रिटर्न कहाँ से आ गई? एसएमपी ने तो नेगेटिव रिटर्न दी है, आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करी ना, और डॉलर एप्रिशिएट हो गया, वहां से रिटर्न आई है सारी। एसएमपी 500 ने तो नेगेटिव रिटर्न दी है, बट क्योंकि आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करी थी तो वहां से रिटर्न आई है ये सारी की सारी, डॉलर एप्रिशिएट हो गया। सो ये दो पार्ट तो इजी थे। सी अब है ना मेन, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन इंडिया, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन इंडिया। सो इंडिया में इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि आपको दोनों के प्रति इंडिफरेंट हो जाए? तो आप इंडिफरेंट कब होंगे? जब आपका रिटर्न कितना आएगा? 2.23%, तभी इंडिफरेंट होंगे ना। जब आपका रिटर्न कितना आएगा? 2.23%। तो बताओ, तो आज लेट क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स इज इक्वल टू एक्स, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेंसेक्स नहीं ना, पहले आप इन्वेस्टमेंट को एक्स रखेंगे ना।
तो x माइनस 1.58 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.58 करोड़ इंटू 100, दिस शुड बी 2.23%, है ना। तो 1.58 इंटू 2.23% प्लस 1.58, तो क्लोजिंग वैल्यू आती है 1.6152 करोड़। और कितने यूनिट्स ऑफ इंडेक्स आपने बाय करे होंगे, क्योंकि आपको इंडेक्स की वैल्यू बतानी है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आई है। ओपनिंग यूनिट्स आपने 1.58 करोड़ लगाया और ओपनिंग सेंसेक्स की वैल्यू कितनी थी 7395, तो कितने यूनिट आते हैं 1,58,00,000 डिवाइड बाय 795, 2136, राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ, चलो पॉइंट ले लो, 2136.58 यूनिट्स, मतलब इतने शेयर्स आपने शुरू में खरीदे हैं। तो बताओ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इंडेक्स कितना हुआ। आपकी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होनी चाहिए 1,61,52,000, तो और आपके यूनिट्स इतने थे, बताइए इंडेक्स की वैल्यू कितनी। $7,559, बिल्कुल ठीक, 7,557,560 कर लो। तो इतनी अगर आपकी इंडेक्स की वैल्यू है तो आप दोनों के प्रति इंडिफरेंट हो जाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 2.23 कमाने के लिए 1.58 करोड़ का कितना होना पड़ेगा, 1.6152 करोड़ होना पड़ेगा। 1.6152 करोड़ तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे तो पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। और नंबर ऑफ शेयर आपने कितने खरीदे 1.58 करोड़, 7395 का एक शेयर है, सेंसेक्स छोड़ो ना, शेयर मानो उसको, 7395 का एक शेयर है, तो इतने नंबर ऑफ शेयर खरीदे, वहां से मैंने सेंसेक्स की वैल्यू निकाल ली। सो ये थर्ड पार्ट में एक नई चीज पूछी गई थी, अदरवाइज सवाल सिंपल था क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया, चलिए लिख लीजिए इसको। सो ये भी मॉक पेपर का क्वेश्चन है, तो रीसेंट एग्जाम्स में काफ़ी फोकस किया गया है एक इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग और एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, चलिए। सो मेजर क्वेश्चंस तो हो गए। नवंबर 20 न्यू कोर्स के पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा गया, वैसे वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है, पर चलो अब वो क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारी रूटीन बुक में भी है, इस तरह का क्वेश्चन नवंबर 20 में दोबारा पूछा गया था। सो आइए एक बार कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल सवाल होता है और ऑलरेडी क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। पढ़िए जी। है ये भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग ही, पर इतने पंगे नहीं होते जितने अभी करे हैं, होता वैसे ही है, ये थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। पढ़िए जी। ICL एंड इंडियन MNC इज एग्जीक्यूटिंग अ प्लांट इन श्रीलंका। नो जी, श्रीलंका प्लांट लगा रहा है। श्रीलंका में क्या रखा है? इट हैज रेज्ड ₹400 बिलियन। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 months टाइम। मतलब 200 बिलियन रुपए 6 महीने बाद चाहिए। 200 बिलियन आज ही चाहिए, 200 बिलियन 6 महीने बाद चाहिए। ICL is looking an opportunity to invest this amount on 1/4/2020 for a period of 6 months। अच्छा, श्रीलंका से हमें को लेना देना नहीं है, तो 400 बिलियन रेज किया है क्योंकि 200 बिलियन 6 महीने बाद चाहिए। वो कह रहा है इस 200 बिलियन को आज हम इन्वेस्ट कर देंगे। कितनी देर के लिए? 6 महीने के लिए। इट इज कंसिडरिंग 2 अंडरलाइंग प्रपोजल्स।
मार्केट जापान और यूएस। तो दो मार्केट्स उसने ढूंढे हैं, जापान और यूएस। सो आपसे पूछेगा कहाँ इन्वेस्ट करूं। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स फंड जापान का, ट्रेजरी बिल यूएस डॉलर के। सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आया हुआ है, सो बुक में है। अब जापान से आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो डिविडेंड मिलेगा आपको 25 बिलियन, तो ये जापानीज येन है, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग इन बिलियन, आप स्टॉक को लैंड करके इनकम कमाओगे। स्टॉक लैंडिंग के ऊपर एक अलग कॉन्सेप्ट चर्चा होगा आने वाली क्लासेस में, फिलहाल समझ लो आपको एक इनकम है। और डिस्काउंट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड 2%, मतलब जितना पैसा शुरू में लगाओगे लास्ट में वो 2% वैल्यू उसकी गिर जाएगी। इंटरेस्ट कोई नहीं मिलेगा क्योंकि इंडेक्स फंड है। ओपनिंग का एक्सचेंज रेट दिया है, क्लोजिंग का एक्सचेंज रेट दिया है। तो इस सवाल और पिछले सवाल में एक ही अंतर है, यहाँ रिटर्न जो है वो दो जगह से आ रही है, एक डिविडेंड आ रहा है, एक स्टॉक लैंडिंग स्कीम से आ रही है। पिछली बार सिर्फ कैपिटल गेन था, यहाँ कैपिटल लॉस है 2%। तो शुरू में वही करना पड़ेगा। आपके पास 400 बिलियन रुपए हैं तो स्पॉट रेट लगा के येन में कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। फिर ये 3 इनकम हुई, 2 इनकम हुई है, लास्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिर गई है, 2% का कैपिटल लॉस भी है। सो नेट रिटर्न निकालनी है आपको बस, ठीक है। यूएस डॉलर के ट्रेजरी बिल में पैसा लगाइए तो ब्याज मिलेगा 5% पर एनम, ये शुरू का रेट, ये लास्ट का रेट। यू एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सो इस पिछले सवालों में सिर्फ कैपिटल गेन होता था, शुरू में सेंसेक्स इतना, लास्ट में इतना। इसमें कैपिटल गेन के अलावा भी इनकम्स हैं, ठीक है। आइए जी, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक में पहले भी है, ये आया हुआ है क्वेश्चन पहले भी पेपर में, नया नहीं है। तो सब पॉइंट ए, इन्वेस्टमेंट इन जापान। इन्वेस्टमेंट इन जापान, बताइए जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमेशा की तरह जैसे हम सवाल करते हैं, तो आपके पास है ₹400 बिलियन नहीं 200 बिलियन है ना। और रेट किसका है, JPY/INR। बताओ ये INR का रेट है कि JPY का, पहले इधर देखो, US डॉलर INR, ये किसका रेट है, 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर, एक से नीचे है, तो फिर ये भी है 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी येन। अब रेट इंटरप्रेट करना तो इस लेवल तक आते आते हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको रुपी बेचने हैं, रुपी का ही रेट है, बैंक ने वैसे तो 1 वे रेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पॉट रेट 1.58, तो कितने येन आएंगे आपके, 316 बिलियन येन। 316 बिलियन येन। अब बताओ आपकी इनकम कहां कहां से आएगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सो एक तो आपको डिविडेंड इनकम आएगी, कितना, येन 25 बिलियन। एक आपको स्टॉक लैंडिंग स्कीम से इनकम आएगी, बार बार बोल रहा हूं स्टॉक लैंडिंग स्कीम पे अलग से क्लास बनेगी, इसलिए यहां चर्चा नहीं कर रहा। येन 11.9276। और एक आपको कैपिटल लॉस होगा 2% का, इसका 2%, 316 का। सो 316 इंटू 2%, येन 6.32 बिलियन। तो नेट इनकम बताओ, 25 प्लस 11.9276 माइनस 6.32, 30.6076 का। तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताओ। सो आपका 316 बिलियन में 30.6076 ऐड होके 346.6076 बन जाएगा, है ना, रुपी इक्वलेंट। अब इसके रुपी बनाइए, 1 वे कोट है, कोई दिक्कत आनी नहीं, डिवाइडेड बाय 1.57, 220.77 बिलियन रुपीस। क्वेश्चन ने क्या मांगा था,
बताओ कहाँ रिटर्न इन्वेस्टमेंट करनी है, तो रिटर्न बताओ आपकी कितनी आ गई। 220.77 हो गया। स्टार्ट कहाँ से किया था? 200 से। %10.38 सेम ही है, बस यहाँ इनकम जो है वो 2-3 जगह से आ रही है बस, ठीक है ना। बी, इन्वेस्टमेंट इन यूएस। सो बच्चे ये रीसेंट हॉट टॉपिक्स हैं, 3 मैं खास करके बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल बोरिंग। इनमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन यूएस, तो फिर से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो आपके पास ₹200 बिलियन है, रुपी का ही रेट है, ठीक है ना। तो डॉलर बनाने हैं तो मल्टीप्लाई होगा 0.014, तो $2.8 बिलियन, और इसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलना है, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2.8 इंटू 5%, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, इंटू 6/12, 0.07 बिलियन। सो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट $2.87 बिलियन। सो रुपी में कन्वर्ट कर दें, डॉलर 2.87 बिलियन डिवाइडेड बाय 0.013, तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, तो ये आता है ₹220.77। ये सेम नहीं आ गया? अरे बिल्कुल सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। तो जहां मर्जी इन्वेस्ट करो, कोई चक्कर नहीं है। वही आएगा 10.38%, ठीक है जी। सो सेम ही है जी। सिंस return is same under both alternatives, so ICL Limited will be indifferent. ICL Limited will be indifferent between these two alternatives. ICL Limited will be indifferent between these two alternatives. So जहां मर्जी इन्वेस्ट करिए जी, कोई चक्कर नहीं है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 18 लिखिए। सो बहुत जोर लगा रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर। आई होप सो आप भी अच्छे से करके जाएंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, चलिए। सो इससे हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी खत्म हो गया। अब अगली क्लास में ना फॉरेन एक्सचेंज के रिसेंटली जो नए क्वेश्चंस आए हैं, वो नए तो नहीं है, नया कॉन्सेप्ट अब कोई नहीं है, सब हो गया। फॉरेन एक्सचेंज में नया कॉन्सेप्ट अब कोई नहीं है, पर 2-4 क्वेश्चंस और आए हुए हैं रिसेंट एग्जामिनेशन में, तो अगली क्लास में इसको कवर करेंगे, फिर उससे हमारा फॉरेक्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।